गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जिसमें 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जो हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile solute। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां से देखो बेटा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कल हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या था? एक टेम्परेचर था जिसपे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ जाते थे। ठीक है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये भी क्या है भाई? एक किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिसपे वेपर प्रेशर of that liquid, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर becomes equal to किसके इक्वल? become equal to its solid form, बिकम इट्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो देखो क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट एक किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर हो गया जिसपे क्या हो गया? कोई भी लिक्विड उसके सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उसकी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या उसका किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? उस लिक्विड की सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाता है। वो उसका क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। या एक टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है हमारा, प्योर वाटर की बात करेंगे हम, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका? वाटर का। क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो देखो क्या होता है बेटा, कि जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करते हो किसके अंदर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो कल मैंने बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वो भी क्या हो जाता है? लोवर्ड हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? किसी भी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। मान लीजिए आपके पास ये वाटर था, ठीक है, सॉल्वेंट था, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सीधी सी बात है, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो जो इसका वेपर प्रेशर रहेगा ना सॉल्यूशन का, वो भी क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्वेंट से क्या रहेगा? कम रहेगा, लोअर रहेगा। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? वेपर प्रेशर के। फ्रीजिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर भी कम, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। ठीक है, तो जो ये डिक्रीज हो रहा है ना फ्रीजिंग पॉइंट में, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में,
कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज आना, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा टी एफ से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से किया था, बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, एफ, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। देखो बेटा इसका ग्राफ जो बनता है वो ध्यान से देखेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टेम्परेचर के में और वेपर प्रेशर में, टेम्परेचर में और वेपर प्रेशर में। इधर हो जाएगा आपका टेम्परेचर, इधर हो गया वेपर प्रेशर। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, सोलवेंट लिया। मान लीजिए ये सोलवेंट था, सोलवेंट से क्या बना, लिक्विड सोलवेंट था भाई ये हमारा, ठीक है, और लिक्विड सोलवेंट से क्या बनेगा, सॉलिड स्टेट में आएगा, ये हमारा आ गया सॉलिड स्टेट में। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता ही नहीं आता। क्लियर है। अब कहता है जो सॉल्यूशन वाला था, सॉल्यूशन वाला ये रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का भी क्या होता है गया, डिक्रीज होता हुआ, सॉल्यूशन का भी क्या होता गया, डिक्रीज। तो ये सॉल्यूशन वाला, तो सबसे पहले सॉल्वेंट वाला ले लेते हैं। सॉल्वेंट वाला क्या है, यहाँ है, सॉल्यूशन वाला फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा टी एफ कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोलवेंट वाले का ये रहा, सोलवेंट वाला कहलाएगा टी नॉट एफ, और सॉल्यूशन वाला क्या कहलाएगा, टी एस एफ, टी एस एफ सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। तो बेटा यहाँ से क्या निकालना है हमें, डेल्टा टी एफ निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाई माइनस लोअर, मतलब सॉल्वेंट का टी नॉट एफ माइनस टी एस एफ। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या है, और टी एस एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना। ये आपका आता है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। अब इसको क्या करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो सेम जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सेम ऐसा ही इसमें भी करेंगे। क्या कह दोगे, डेल्टा जो टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, मैंने किसका यूज कर दिया, केएफ का यूज कर दिया। केएफ क्या रहेगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या इसको बोल लेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया। यूनिट कई बार केएफ की पूछ लेता है, केएफ की यूनिट, तो बेटा इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो डेल्टा टी एफ अपॉन में एम हो जाएगा। भाई इसको यहाँ रख लो, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो के एफ अपॉन में एम हो गया। के एफ यूनिट केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर ही है, केल्विन ही होगी। मोलैलिटी की क्या थी, मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, सेम यूनिट होगी जो हमारी केबी की थी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बेटा देखो ये हमारा क्या आया, डेल्टा टी एफ इजक्वल टू में के एफ इंटू में एम आया। कहता है कि वेयर मोलैलिटी जो होती है हमारी वो हो जाएगी यूनिटी, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, यूनिटी 1 हो जाएगी। तो जो डेल्टा टी एफ था वो किसके बराबर आएगा, के एफ के बराबर आएगा। यहाँ से डेफिनेशन आती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को यहाँ से डिफाइन कर दोगे तो क्या कहोगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। क्लियर हो गया बेटा, आया समझ में यहाँ तक।
अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, क्या डेल्टा टी एफ इजक्वल टू में के एफ इंटू में एम हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी एफ के एफ मोलैलिटी की इक्वेशन लिख दो, W2 अपॉन में M2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। इम्पोर्टेंट है बेटा, क्लियर। यहाँ से M2 निकालोगे तो M2 क्या हो जाएगा, के एफ इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में W1। ये दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों के बेस्ड पे आपको न्यूमेरिकल भी करने होते हैं, ठीक है। इनके बेस्ड के जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी आप करोगे। इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों के बेस्ड के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको करने हैं। न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक, इससे पहले आप इसकी एप्लीकेशंस हैं वो बता देता हूं। देखो एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होती है, इसका जो यूज किया जाता है, ये हिल स्टेशन जो होते हैं ना हमारे, हिल स्टेशन वहां पे क्या की जाती है, स्नो जो होती है, बर्फ होती है, उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ये इसकी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है हिल स्टेशन पे, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे रोड्स होते हैं, रोड, ठीक है, और रोड पे क्या डाल देते हैं भाई, साल्ट डाल देते हैं, NaCl, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं। और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। इसी वजह से जो आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म में बहुत लेट क्या होगी, जब उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा ना, तब वो क्या होगी, आइस फ्रीज होगी। तो जो हिल स्टेशन हमारे जो होते हैं, हिल स्टेशन, उन पे बेटा क्या डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, ताकि क्या हो, आइस का जो फ्रीज होगा वो कम होगा। दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल होती है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल होती है आपकी CH2OH, ये फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होती है ये ऐड की जाती है भाई किसके अंदर, जो कार वगैरह जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनके रेडिएटर में, ठीक है। उनके रेडिएटर में पानी डलता है ना, तो पानी की बजाय क्या डाली जाती है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाली जाती है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल डाली जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होती है, या इसको कहते हैं एंटी डिप्रेजेंट एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जो रेडिएटर होते हैं वहां पे देखो, हिल स्टेशन पे जाओगे उनका तो 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में ही टेम्परेचर रहेगा ना, ठीक है। तो वाटर का तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे तो वाटर के तो क्या जम जाएगी, आइस जम जाएगी रेडिएटर के अंदर। तो इसका यूज नहीं करते हैं हम, इनका यूज करते हैं किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में कार रेडिएटर के अंदर या व्हीकल्स रेडिएटर के अंदर डाले जाती है। तो ये दो बेटा इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक हमारी हिल स्टेशन पे स्नो को जो बर्फ होती है उसको रिमूव करने के लिए, दूसरी एप्लीकेशन है कार रेडिएटर्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज। तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोशिश करना बेटा, यहाँ से जो डेल्टा TF है वो KF इंटू में M, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, KF इंटू में W2 अपॉन में M2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। सेम फॉर्मूला है बेटा जो डेल्टा TB का करवाया था, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं है, सेम एज इट इज वही चीज। बट डेल्टा TF जब निकालो तब थोड़ा ध्यान से निकालना है, इसमें सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन होता था,
है, और उसमें क्या था, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता था, बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम एज इट इज वही। डेल्टा TF निकाल आएगा तो ये वैल्यूज आपको देगा। दूसरा, अगर आपसे M2 मोलर मास निकालेगा तो आपको डेल्टा TF इंटू में W1 ये फॉर्मूला देगा। तो इस फॉर्मूले के जो बेस न्यूमेरिकल है बेटा, अब बुक के अंदर से जो NCERT क्वेश्चन है ना उनको सोल्व करना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर से मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हो, ठीक है। इतना ही आपको करना है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर नहीं आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बता देना, मैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।